हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। अभी मैं आपको गणित का पेडागोजी वाला सेक्शन पढ़ा रही हूँ और आज ये दूसरा लेक्चर है। एटलीस्ट 2 लेक्चर और आपका पेडागोजी का सेक्शन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हर एक सब्जेक्ट का स्पेशली मैराथन क्लास लूँगी मैं। उस मैराथन में आपको पूरे का पूरा निचोड़ रहेगा और यकीन मान के चलिए वो मैराथन आपके लिए रामबाण साबित होगा। आपको उसी मैराथन से एटलीस्ट एक सब्जेक्ट के मैराथन से आपको 25 से 26 क्वेश्चन आराम से आपके सही होंगे, ठीक है। आप प्रैक्टिस करना। देखिए, कोई भी कोचिंग या कोई भी इंस्टीट्यूट आपको टॉपर नहीं बना सकता जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे। तो अपने आप को एकदम लगा दीजिए। मुश्किल से 8-10 दिन का टाइम है और यकीन मानिए इस 8-10 दिन में आप 120 प्लस तो ला ही सकते हैं। अगर आपने हर एक वीडियो को देखा हुआ है और उसके प्रैक्टिस सेट को जरूर सॉल्व करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ठीक है। ये आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस जितनी ही हम प्रैक्टिस करते हैं उससे हमारी क्या होती है, कमियां पता चलती है कि कहाँ कौन से पॉइंट पे हम गलती कर रहे हैं और उसे हम आराम से सुधार सकते हैं। क्योंकि गलती अगर हम घर पे नहीं करेंगे तो एग्जाम हॉल में गलती करना हमारे लिए भारी पड़ सकता है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि OMR सीट देखिए डायरेक्ट आप एग्जाम के टाइम में क्या करेंगे, आप एक सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट पे आपका कमांड हो उस सब्जेक्ट को करिए, उसके बाद उसके 30 क्वेश्चन कर ले जाइए, उसके बाद उसके जो 30 क्वेश्चन के OMR है उनको भरिए। ऐसा नहीं कि पूरा 150 क्वेश्चन कर लिए उसके बाद OMR सीट भरने बैठे, तो ऐसे में क्या होता है, गड़बड़ी हो जाती है। तो आप पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट करते जाइए और उसका OMR सीट भरते जाइए, ठीक। इन चीज़ों का और टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीटेड में जो क्वेश्चन होते हैं वो भी बड़े होते हैं और साथ ही साथ उसके जो ऑप्शन होते हैं तो वो तो और ही बड़े होते हैं और बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं कि चारों को आपको आंसर सही लगेंगे। तो मैं लास्ट में आपको टैग वर्ड पॉजिटिव, टैग वर्ड नेगेटिव दूंगी, जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा और उस टैग वर्ड से आप आसानी से सही उत्तर का चयन कर पाएंगे, ठीक है। आज हम गणित के पेडागोजी वाले सेक्शन पे बात करेंगे। गणित में आपका जो प्राइमरी लेवल पे पूछा जाता है, कुछ शब्दावलियां पूछी जाती है, जैसे तुलनात्मक जमा, तुलनात्मक घाटा, ठीक है, या व्यक्लित जमा, व्यक्लित घटा, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान, समुच्चयन क्या होता है, संवर्धन क्या होता है। तो पहले हम जानेंगे तुलनात्मक जमा। तुलनात्मक क्या कह रहा है, कंपेयर, यानी जब हमसे ज्यादा धन किसी और के पास हो, हमारे कंपेयर में, यानी हमारी तुलना किससे की जा रही है, किसी और से की जा रही है। तो क्या कह रहा है, जब A की तुलना में B के पास ज्यादा धन हो या ज्यादा कोई चीज हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, तुलनात्मक जमा, क्योंकि A से B की तुलना की जा रही है। मैंने यहाँ नोट किया हुआ है, इसलिए आप कंफ्यूज ना होइएगा। जब A के पास B की तुलना में X वस्तु अधिक हो, यानी A प्लस X है लेकिन B केवल सिंगल B है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तुलनात्मक जमा कहते हैं, ठीक है। वैसे ही तुलनात्मक घटा सुन लीजिए क्या होती है, या कहें तो हम तुलनात्मक घाटा कहें या घटा भी कहते हैं। एक सेकेंड, तुलनात्मक घाटा, ठीक है। तुलनात्मक जमा क्या होगा, तुलनात्मक घटा, जब A के पास B की तुलना में X वस्तु कम हो, ठीक है, B की तुलना में, यानी B क्या है, अधिक है। जब A के पास B की तुलना में X वस्तु कम हो, तो उसे तुलनात्मक घाटा कहते हैं, ठीक है। यानी तुलना की जा रही है किससे, A की B से। एक बार A के पास अधिक है और एक बार क्या है, कम है, ठीक, उसे तुलनात्मक घाटा कहते हैं, ठीक। ये हुई कहानी A और B की। यानी यहाँ क्या हो रहा है, A प्लस X हो जा रहा है, यानी A के पास X धन अधिक है,
किसके तुलना में? बी के तुलना में, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ए के पास बी की तुलना में एक्स वस्तु कम हो जा रही है, यानी ए माइनस एक्स हो जा रहा है, लेकिन बी क्या है? बी ज्यों का त्यों है, ठीक है। तो ये चीजें आप जाने रहिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न बना के पूछा जाता है। इसका मैं प्रैक्टिस आपको कराऊंगी। जैसे पूछ देगा कि राम के पास श्याम की तुलना में ए धन 4 आम अधिक हैं। राम के पास श्याम की तुलना में 4 आम अधिक हैं, तो उसे हम कहेंगे तुलनात्मक जमा, तुलनात्मक घाटा, या वैकलित जमा या वैकलित घाटा। तो आप दोनों में बड़ा ही छोटा सा अंतर है। देखिएगा यहाँ तुलना दिया रहेगा, ठीक है। जब ए के पास बी की तुलना में यानी कंपेयर की बात की जाएगी, तभी तुलनात्मक जमा होगा। आप हिंदी वाली टर्मिनोलॉजी पे बहुत ध्यान दीजिएगा। तुलनात्मक घाटा कहेगा तो यहाँ तुलना बी की यानी राम की तुलना में श्याम के पास, ऐसा कहेगा, ठीक है। अगर ऐसा ना हो, सिर्फ पूछे कि कितना अधिक है, हाउ वाला क्वेश्चन अगर हो, तो वहां पे उसको यही चीज व्यक्लित जमा हो जाती है। जब कह दे, जब यह कहा जाए कि ए के पास बी से कितने वस्तु अधिक है, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह व्यक्लित जमा कहलाता है। यानी एक एग्जांपल लेते हैं, जब पूछ दे कि पिंटू के पास चिंटू से कितने सेब अधिक हैं, तो उसे कहेंगे व्यक्लित जमा, तुलनात्मक जमा, व्यक्लित घटा, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ऐसा क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब तुलनात्मक जमा पूछे तो आप तुरंत क्वेश्चन में तुलना वाला चीज को माइंड में रखिएगा कि तुलना में अधिक है तो जमा हो जाएगा, तुलना में कम है तो घाटा हो जाएगा, ठीक। और अगर पूछते हैं कि कितना अधिक है, देखिए यहाँ पे बी से कितना अधिक है, यानी क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है कितना अधिक है, तब वहां क्या होगा? व्यक्लित जमा होगा। और सेम वही चीज व्यक्लित घाटा में, जब यह कहा जाए कि ए के पास बी से कितने वस्तु कम है, कितने वस्तु अधिक का टर्म आए तो जमा और कम का टर्म आए तो घाटा, कितना वस्तु कम है, यानी यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है, तो उसे हम क्या कहेंगे? है तो यह व्यक्लित घाटा कहलाता है, ठीक है। ये प्राइमरी लेवल में ये क्वेश्चन बड़ा रिपीट पूछा जाता है, इसलिए मैं पेडागोजी का सेक्शन आपको, क्योंकि मैथ वाला सेक्शन तो सब लोग कर ले जाते हैं, लेकिन पेडागोजी में नंबर कम हो जाते हैं, तो यह व्यक्लित घाटा कहलाता है, ठीक है। तो यह व्यक्लित घाटा कहलाता है। तो ये हुई आपकी तुलनात्मक जमा, तुलनात्मक घाटा, व्यक्लित जमा और व्यक्लित घाटा की। यानी जब तुलना करके पूछे तो वहां पे तुलनात्मक जमा, कितना अधिक है पूछे क्वेश्चन मार्क टाइप का कि कितना ज्यादा है या कितना कम है, तो वहां पे व्यक्लित जमा और व्यक्लित घाटा का टर्म आएगा, ठीक। क्वेश्चन में इन चीजों का ये तुलना वाला टर्म याद रखिएगा और कितना अधिक या कितना कम, ये चीजें ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में जरूर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर कहता है समुच्चयन। समुच्चयन का मतलब क्या होता है? समुच्चय का मतलब किसी वस्तु का संग्रह, ठीक है। यानी ए और बी दोनों को मिला दिया जाए तो इतने, जैसे राम के पास 1 टोकरी आम थे और श्याम ने भी अपने आम दे दिए, तो उसके पास कुल 2 टोकरी आम हो गए। ये है वस्तुओं का, ऑप्शन में दे देगा, इसे कहेंगे वस्तुओं का समुच्चय, वस्तुओं का संवर्धन, वस्तुओं का व्यक्लित जमा, वस्तुओं का तुलनात्मक जमा। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। तो इसलिए हमने इस टर्म को नोट किया है। देखिए, समुच्चयन का मतलब होता है वस्तुओं के संग्रह से, अर्थात जब ए में क्या कर दी जाए, बी वस्तु मिला दिया जाए, तो इसके पूर्ण रूप को ही, तो इसका ये क्या होता है, इसके पूर्ण रूप को ही हम क्या कहते हैं? समुच्चयन कहते हैं। जैसे a प्लस बी हो गया, ठीक है, यानी 1 टोकरी आम दूसरे टोकरी में मिला दी गई, तो पूरा क्या कहलाया? समुच्चय, ठीक है। वहां व्यक्लित जमा या तुलनात्मक जमा का टर्म नहीं आएगा, ठीक है। संग्रह की बात की जा रही है, दोनों को मिलाया जा रहा है, तो a को b में मिला दिया जा रहा है, यानी कहने का मतलब a प्लस बी हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ a प्लस एक्स हो रहा है,
बी जैसे का तैसे है, यहाँ पे भी ए माइनस एक्स हो रहा है और यहाँ पे भी बी जैसे का तैसे है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ए प्लस बी हो रहा है, यानी एक वस्तु को दूसरे वस्तु में मिलाया जा रहा है, यानी उन दोनों का संग्रह कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हुई आपकी तुलनात्मक जमा तुलनात्मक घाटा, व्यक्लित जमा व्यक्लित घाटा और समुच्चयन की बात। संवर्धन का अर्थ क्या होता है? संवर्धन, वर्धन का मतलब वृद्धि, ठीक है। यानी जब किसी चीज में वृद्धि हो जाए, कहे कि यदि ए में एक्स वस्तु की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? संवर्धन कहते हैं, ठीक। यहाँ पे भी ए प्लस एक्स हो रहा है, लेकिन यहाँ ए की तुलना बी से नहीं की जा रही है, ठीक। जब तुलना की जाए तभी तुलनात्मक जमा। वर्डिंग पे बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि थोड़े से शब्द के अंतर से ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान देने वाली बात है। संवर्धन का अर्थ है वृद्धि से है। जब ए में एक्स वस्तु की वृद्धि हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? संवर्धन कहेंगे। यहाँ में भी ए में एक्स की वृद्धि हो रही है, लेकिन बी के तुलना में हो रही है। यहाँ किसी के तुलना ना की जाए, जब केवल कहा जाए कि एक टोकरी सेव था और उसमें 10 सेव और मिला दिए गए, तो इसका मतलब हुआ समुच्चय, संवर्धन या तुलनात्मक जमा या व्यक्लित जमा। तो वहाँ पे संवर्धन हो रहा है, यानी किसी चीज की वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एल्पास थ्योरी की, ठीक। एल्पास थ्योरी किसने दिया, क्यों दिया, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, पामली लीबैक, ठीक है। उन्होंने इसके बाद हम डिस्क्राइब करेंगे एल्पास थ्योरी को। एल्पास थ्योरी यानी गणित को व्यवहारिक रूप देने के लिए आपके जो पामेला लीबैक थे, वो एक क्या थे? गणितज्ञ थे। उन्होंने क्या कहा? पामेला लीबैक ने एक थ्योरी दी जिसे कहा गया एल्पास, और उसका मेन उद्देश्य ये था कि गणित को व्यवहारिक रूप से सिखाया जाए, यानी बच्चों पे वो चीज़ें बर्डन ना हो। पामेला लीबैक ने एक बुक भी लिखी है, हाउ टू चिल्ड्रेन लर्न मैथमेटिक्स, ठीक है, कि बच्चों को आप मैथमेटिक्स कैसे सिखाएंगे, उसके लिए पामेला लीबैक ने एक थ्योरी दी जिसे कहा एल्पास। एल्पास में ELPS थ्योरी, ठीक है। ई का मतलब बच्चे को क्या करना है? एक्सपीरियंस विथ प्रैक्टिकल या एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट, यानी बच्चे को आप क्या करें? फिजिकल ऑब्जेक्ट के साथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें, यानी उसको अनुभव प्रदान करें, ठीक है। दूसरा जो शब्द है वो क्या है? एल्पास, यानी एल लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब एक्सपीरियंस, यानी भाषा के द्वारा बच्चे को अनुभव प्रदान करना। यानी पहले क्या करें? बच्चे को एक्सपीरियंस के आधार पर गणित को सिखाएं, ठीक है, यानी जो चीज़ें वो देख रहा है मूर्त रूप से उसके द्वारा गणित को सिखाएं। दूसरा क्या कहता है? एल्पास, यानी लैंग्वेज के द्वारा। आप देखे होंगे क्लास 1 और 2 में बच्चे की मैथमेटिक्स और जो EVS की बुक्स होती है, यानी पर्यावरण की जो बुक होती है वो नहीं होती, EVS की बुक नहीं होती। बच्चे को जो EVS होता है वो गणित और भाषा के द्वारा जोड़ करके सिखाया जाता है। तो वही क्या कह रहा है कि लैंग्वेज के द्वारा, यानी भाषा के द्वारा बच्चे को एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना, ठीक। पी एल्पास, पी का मतलब क्या कहता है? कि बच्चे को कोई चीज़ आप पहला कहता है कि एक्सपीरियंस विथ ऑब्जेक्ट या एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट। दूसरा कहता है कि एल यानी लैंग्वेज के द्वारा एक्सपीरियंस बच्चे को प्रोवाइड करना, सिंबल के द्वारा, यानी एस का मतलब संकेत, यानी सिंबल के द्वारा बच्चे को क्या करें आप? एक्सपीरियंस या अनुभव प्रदान करें या बच्चे को गणित सिखाएं, ठीक। तो हम बात करते हैं पामेला लीबैक की एल्पास थ्योरी की, ठीक है, कि उनकी एल्पास थ्योरी क्या कहती है कि बच्चे को आप व्यवहारिक रूप से कैसे गणित सिखाएं, यानी बच्चे पे वो चीजें बर्डन ना हो, बच्चा अपने आप आराम से खेल खेल में, एक तरीके से कहें तो खेल खेल में बच्चा मैथ को सीख जाए, ठीक। ये जो इनकी एल्पास थ्योरी थी ये प्राइमरी लेवल के लिए ही मतलब मान्य थी, क्योंकि इन्होंने क्या बताया है? धीरे धीरे, यानी पहले एक्सपीरियंस के आधार पे, दूसरा लैंग्वेज के आधार पे, तीसरा आप बच्चे को पिक्चर दिखाएं यानी पिक्चर के आधार पे, और चौथा क्या कहता है कि सिंबल के आधार पे, ठीक है। बच्चे को आप क्या करें? गणित का एक्सपीरियंस दें या मैथ उसको सिखाएं, ठीक है। ये कहते हैं पामेला लीबैक।
और उनकी एल्पास थ्योरी केवल प्राइमरी लेवल के लिए ही मान्य थी, यानी क्लास 1 to 5 तक के बच्चों के लिए ही ये थ्योरी मान्य थी। ठीक, क्योंकि ऊपर लेवल में क्या आ जाएगा, ऊपर लेवल में भाई फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मूला को प्रूव करना आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे एल्पास थ्योरी। अब ये एल्पास थ्योरी क्या है ये देख लीजिए। दिया किसने था पहले ये जान जाइए, पामेला लाइबैक। पामेला लाइबैक ने गणित को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए ये थ्योरी दिया। ठीक है, गणित को व्यवहारिक रूप, ठीक है, गणित को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए, यानी गणित को व्यवहारिक रूप से बच्चों को देने के लिए। ठीक है, पामेला लाइबैक ने गणित को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए एल्पास थ्योरी दिया। एल्पास थ्योरी दी, एक इनकी बुक है एल्पास थ्योरी दिया। वो किसमें इस थ्योरी का डिस्क्रिप्शन है, इनकी एक बुक है हाउ चिल्ड्रन लर्न मैथमेटिक्स। ठीक है, हाउ चिल्ड्रन लर्न मैथमेटिक्स। ठीक है, यही इनकी बुक है। अब इनकी बुक में ई का मतलब क्या है, एल का मतलब क्या है और पी का मतलब क्या है और यस का मतलब क्या है। पामेला लाइबैक ने गणित को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए एल्पास थ्योरी दिया था और ये एल्पास थ्योरी का जो वर्णन है वो उनकी बुक है हाउ चिल्ड्रन लर्न मैथमेटिक्स में। ठीक है, कि बच्चों को हम मैथमेटिक्स कैसे सिखाएं। तो ELPS का मतलब क्या है, ई का मतलब एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट। एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट, यानी बच्चों को क्या करना, अनुभव प्रदान करना। ठीक है, हिंदी में समझे तो हम क्या करना, बच्चों को फिजिकल ऑब्जेक्ट के द्वारा अनुभव प्रदान करना है, यानी उन्होंने जो चीजें देखी है उसके द्वारा। ठीक है, लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब, एल का मतलब लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब that experience। ठीक है, पी का मतलब पिक्चर that represent that experience। ठीक है, सिंबल, एस का मतलब सिंबल that generalize that experience। ठीक है, यानी बच्चे को किस किस के माध्यम से सिखाना। पहला कह रहा है कि एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट, यानी बच्चे जो चीज देखे हो, यानी जैसे बच्चे ने एप्पल देखा है, ठीक है, बच्चे ने टॉफी देखी है, बच्चे ने चेयर देखा है, तो हम कहते हैं ना कि अगर राम के पास 3 टॉफीज हैं और उसने आपको 2 टॉफीज और दे दी तो टोटल आपके पास कितनी टॉफी हुई, तो 5 टॉफी बच्चे बताते हैं ना। तो यानी एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट, हम बच्चे को कैसे सिखाएं, बच्चे ने जो चीजें देखी हैं उसके द्वारा, उस फिजिकल ऑब्जेक्ट के द्वारा उसको हम अनुभव प्रदान करें। दूसरा कहता है लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस, यानी बच्चे को तुरंत जोड़ घटाना ना
सिखाएं, पहले उसे अपनी भाषा के द्वारा सिखाएं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि हमारे पास 3 सेब है और 2 किसी और ने, 2 एप्पल आपको किसी और ने दे दिया, तो आपके पास 5 एप्पल हो गए, या 5 आपके पास पहले से एप्पल थे, आपके पापा 5 एप्पल और ला दिए मार्केट से, तो टोटल आपके पास कितने हो गए, 10 एप्पल हो गए। यानी आप क्या सिखा रहे हैं, पहले भाषा के द्वारा नाप तोल बच्चे को सिखा रहे हैं, ठीक है। यानी बच्चे को आप क्या सिखा रहे हैं, लैंग्वेज के द्वारा आप उसको मैथमेटिक्स को व्यवहारिक रूप प्रदान करने हैं, यानी भाषा के द्वारा क्या कर रहे हैं, अनुभव प्रदान कर रहे हैं बच्चे को, ठीक। तीसरा कहता है पिक्चर दैट रिप्रेजेंट दैट एक्सपीरियंस, यानी अब आप क्या करें, बच्चे को पिक्चर दिखाएं। जैसे आपने ऐड, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन उसको थोड़े थोड़े लैंग्वेज के द्वारा और फिजिकल ऑब्जेक्ट के द्वारा उसको सिखा दिया, अब उसको क्या सिखाएंगे आप, पिक्चर दिखाइए, ठीक। जैसे आपने कहा कि ये कितने बनाना है, 12 बनाना है, ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे, 1 दर्जन कहेंगे, ठीक है। यानी बच्चे को आप क्या सिखाइए, मेजरमेंट की क्वांटिटी सिखाइए विद पिक्चर, या आप पिक्चर दिखाइए कि ये 3 शेप वाला है, इसको हम ट्राइंगल कहेंगे, ये गोल है, इसको हम सर्कल कहेंगे, ठीक है, इसको रेक्टेंगल कहेंगे। ऐसे आप बच्चे को पिक्चर दिखा के कोई चीज़ का, जैसे कागज का ही आप दिखाइए, फिर उसको आप शेप उसमें बना करके दिखाइए कि भाई आप देखिए ये जो चूड़ी है, ये चूड़ी क्या हुई, सर्कल के शेप में है, ठीक। यानी आप बच्चे को पिक्चर रिप्रेजेंट करिए और उसके द्वारा बच्चे को मैथ सिखाइए। 4th स्टेप क्या कहते हैं, सिंबल। अब आप बच्चे को क्या करिए, सिंबल दिखाइए, यानी कोई किसी चीज का प्रतीक। कहने का मतलब जैसे आप अब बच्चे को सिंबल दिखाइए कि ये जो है सिंबल वो ट्राइंगल का हो गया, ये सर्कल का सिंबल हो गया, ठीक है। या हम कहें तो ये जो है वो प्लस का सिंबल हो गया, ये माइनस का सिंबल हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल और ये डिवीजन का सिंबल, ठीक है। यानी प्रतीक के द्वारा बच्चों को क्या करना, अनुभव प्रदान करना, या हम कहें तो सिंबल के द्वारा आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को मैथ सिखा रहे हैं। ये सिर्फ आप अनुभव प्रदान करना विद फिजिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है, अनुभव प्रदान करना है एक तरीके से कहें तो हम हिंदी में, ठीक है। फिजिकल ऑब्जेक्ट मतलब जिस चीज को बच्चे ने देखा है, जो मूर्त ऑब्जेक्ट बच्चे ने देखा है, और ये भाषा के द्वारा अनुभव प्रदान करना। बच्चे को आप गणित किसके द्वारा सिखा रहे हैं भाई, भाषा के द्वारा बच्चे को एक्सपीरियंस प्रदान करना, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, चित्र दिखा करके आप बच्चे को मैथ सिखा रहे हैं, ठीक है, चित्र दिखाकर, यानी पिक्चर दिखा करके आप बच्चे को मैथमेटिक्स का व्यवहारिक रूप दिखा रहे हैं, उसके वास्तविक जीवन से जोड़ रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सिंबल यानी संकेत दिखा करके, किसी चीज का संकेत, या कहे तो हम प्रतीक या चिन्ह, बात एक ही हुई, प्रतीक या तो हम कहें चिन्ह या सिंबल एक ही चीज होती है, ठीक है। ये चीजों का हम प्रयोग करके बच्चे को क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स को उसके व्यवहारिक रूप प्रदान कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आंटी